क्योंकि अगर हम दूसरों को पॉल्यूशन करने देंगे और खुद नहीं करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, इवेंचुअली हमारी लाइफ भी इफेक्ट होगी। ठीक है, इवेंचुअली तो लाइफ इफेक्ट होगी ना। अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो पॉल्यूशन तो हमारे लिए भी होगा ना, वो दूसरे इंसान के लिए भी होगा। तो हर किसी इंसान की लाइफ जो है इंटरकनेक्टेड होती है। तो पॉल्यूशन जो है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनको बचाया जाए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। आज हम लेके आए एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कवर करा दिया था, जिसके अंदर हमने देखे थे रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और उन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाएगा। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है यहाँ पे, रिसोर्सेज चैप्टर, जो किसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो भी एएमयू एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, अब हम बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, अब स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है यहाँ पे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। ठीक है, क्या बच गया था यहाँ पे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से ही आज जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, इसी से नाम से ही हमें पता चलता है कि ये रिसोर्सेज कैसे होंगे, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब जो ह्यूमंस ने क्या किया, रिसोर्सेज को बनाया है, वो आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली आफ्टर अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन बाय ह्यूमन बीइंग। कभी कभार जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या करते हैं यहाँ पे, ह्यूमन जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके ही यूज करते हैं। मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो जो रिसोर्सेज होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती है। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स आर क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस और फुलफिल आवर नीड्स। कि क्या होता है यहाँ पे कि जो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को वो मॉडिफाई करके, चेंज करके अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर लेते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन क्या है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बना दी हमने, शर्ट बना दी। ठीक है, कॉटन से क्या बना दी, शर्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये नेचुरल है और ये क्या है यहाँ पे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये एग्जांपल। और इसके अलावा क्या हो सकता है यहाँ पे, जो बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, ये एग्जांपल हैं होते हैं यहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज के। जो भी ब्रिजेस देखते हैं, जो भी तुम कंस्ट्रक्शन का वर्क देखते हो, जितना भी है वो सारा क्या है यहाँ पे, मैन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्स तो है ना, और क्या है यहाँ पे, मैन मेड, क्योंकि ह्यूमंस ने डेवलप किए हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, यहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, इसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, रोड्स वगैरह होंगे, वो आ जाएंगे। तो दीज इंक्लूड बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, रेलवेज एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे यहाँ पे मतलब कि अगर हम बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे, जो रोड्स, बिल्डिंग हो गए, यहाँ पे ब्रिजेस हो गए, तो ये किस चीज के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं इन चीजों का, जिससे कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन वो बेहतर हो सके, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर हो सके। तो ये किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड में। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज वेयर रॉ मटेरियल आर प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म्ड एंड मैन्युफैक्चर इनटू गुड्स। क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड में। जैसे कि अगर हम बात करें, पोटैटो जो होते हैं, आलू, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस में कर देते हैं, यहाँ पे चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आलू से क्या बना दिए, चिप्स। ये कहाँ होता है, फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। जो ये क्या हो गए, चिप्स जो है वो मैन मेड हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि तुम क्या कर लो, यहाँ पे आंटी चिप्स बना लो। अंकल चिप्स तो बहुत देखे होंगे, ठीक है, अंकल कब तक अकेले रहेंगे मार्केट में, तो आंटी चिप्स बना लिए, पोटैटो से चिप्स बना दिए। तो ये किसमें आ जाएगा, यहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, और किसमें, स्पेशली ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर हमने रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे, पोटैटो से क्या बना दिए, चिप्स बना दिए।
ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे ये जो है मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमंस ने रिसोर्सेज बनाई हैं, ठीक है। इसके बाद आगे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन, अप्लायंसेस, और उसके अलावा यहाँ पे अदर, ये क्या होता है यहाँ पे, ये मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस ने क्या किया यहाँ पे फर्दर इनोवेशंस करके बनाया है, ठीक है। और आज के टाइम पीरियड पे हम कंप्यूटर, यहाँ पे स्मार्टफोन, इनके बिना यहाँ पे अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मम्मी एक दिन के लिए भी तुमसे फोन छीन ले तो तुम्हारी रोटी नहीं पचती है। तो उसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्रिएट बाय ह्यूमन, ठीक है, जो वेरियस यहाँ पे कंपोनेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ह्यूमंस ने यहाँ पे इन्वेंट किए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या किया है यहाँ पे, उसको यहाँ पे उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो भी यहाँ पे इन्वेंट किए, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनर्जी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब एनर्जी को जनरेट करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एनर्जी कौन सी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यहाँ पे पावर प्लांट्स होते हैं, डैम्स होते हैं, विंड टर्बाइंस होते हैं, और यहाँ पे सोलर पैनल्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल ग्राइड डेट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस। तो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। कुछ पावर इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर प्लांट होते हैं जिसको थर्मल पावर प्लांट बोल देते हैं, ठीक है, डैम्स हो गए, टर्बाइंस हो गए, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब जनरेट कैसे की जाती है, जैसे अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, अच्छा थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, हीट से। अब हम हीट का यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, कैसे यूज करेंगे, हम क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। अब इस कंटेनर के नीचे हम क्या करते हैं, कोल जो है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे बर्न करेंगे। कोल जैसी बर्न होगा और ऊपर क्या होता है, यहाँ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिया, वाटर। अब इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज, क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। जब भी हम कोल को बर्न करेंगे, ऊपर वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वाटर वेपर है, ठीक है, एक क्या होता है, नैरो पाइप होता है, जिससे क्या होता है, इसमें स्टीम जो है, ठीक है, क्या होगा, जो स्टीम, जो भी वेपर्स है वो बाहर निकलते हैं स्पीड से, तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। जब तेजी के साथ बाहर निकलते हैं तो यहां लगा देते हैं हम टरबाइन, ठीक है। अब ये जो टरबाइन है, टरबाइन क्या होता है, सिंपल जो है वो मोटर जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये टरबाइन जो है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ ये जो है टरबाइन, अब ये क्या होगी, जो स्टीम है वो क्या करेगी, इस टरबाइन को रोटेट कराएगी, ठीक है। अब ये टरबाइन रोटेट होगी, इसमें क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम और भी यहाँ पे जो गैजेट्स वगैरह होते हैं, डिवाइसेस, हम वो लगा देते हैं, जैसे कि इसको अटैच कर देते हैं जनरेटर से। अब ये जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बिजली है वो हमारे घरों तक आती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर और यहाँ पे फार्मिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है यहाँ पे, कि इसमें इरिगेशन सिस्टम लेके आते हैं। इरिगेशन सिस्टम का मतलब कि क्रॉप्स को पानी लगाते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स को पानी लगाने के लिए यहाँ पे जो सिस्टम डेवलप किया गया है, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, वो डेवलप करते हैं, और वो पहले की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल मशीनरीज, ग्रीन हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर डेवलप फॉर फार्मिंग एंड यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, की फार्मिंग फूड प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। जो क्या है यहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज हैं, सब किस चीज के पर्पस के लिए, यहाँ पे खाली फार्मिंग करने के लिए ही डेवलप किए जाते हैं। आज के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमंस खुद पे खुद एक रिसोर्स होते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएंगे या फिर क्या होगा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ह्यूमंस खुद एक क्या होते हैं, वैसे तो नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन खुद उसमें आते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में, मतलब खुद पे खुद क्या है, एक रिसोर्स है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्सेज हूं। अगर किसी भी इंसान को उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में, तो वो क्या होता है, इन फ्यूचर असेट बनता है। असेट का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे रिसोर्स है, तुम्हारे लिए एज अ रिसोर्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट देयर स्किल, वो क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है देयर स्किल से, नॉलेज से, लेबर, इनकी मदद से क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में, एंड एबिलिटीज टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एज होल, दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स।
तो ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं यहाँ पे, एक स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं, डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं यहाँ पे, खुद पे खुद एक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनते हैं ये याद रख लेना, दो चीजें होती हैं, एक एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, हेल्थ, प्लस एक और चीज यहाँ पे स्पेशल स्किल्स, कि ह्यूमंस अगर क्या है यहाँ पे जो एजुकेटेड है, ठीक है, उनके पास अच्छी हेल्थ है और स्किल्स है, तो वो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक तरीके से प्रोड्यूस करके देंगे, कमा के देते हैं, ठीक, घर पे नहीं बैठेंगे फालतू, तो वो चीजें यहाँ पे होती हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, हेयर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे क्वांटिटी और स्किल एंड एबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इनके बेसिस में हायर क्लासेस में और आता है। सबसे पहले अगर क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी का मतलब हो गया नंबर्स में, तो ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर्स में ज्यादा हो सकती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल अवेलेबल फॉर और एंगेजमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ह्यूमन जो रिसोर्सेज, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इंडिविजुअल जब ज्यादा होंगे तो वो वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसा यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा वर्कफोर्स वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, तो वो यूजफुल होते हैं उस टर्म में, ठीक है। दिस इंक्लूड द वर्किंग एज, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्वांटिटी में अगर हम बात करें, जो पॉपुलेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आती है वर्किंग एज, और जो वर्किंग एज होती है ये होती है 15 to 59 ईयर्स, ठीक है, 15 to 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, बोथ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को से बोलेंगे, एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो, जो इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सब किस में आएंगे, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में। ये क्वांटिटी के बेसिस में, मतलब नंबर्स के बेसिस पे, कि नंबर में कितनी है रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्किल के बेसिस पे और एबिलिटी के बेसिस पे। अब स्किल के बेसिस पे हम क्वालिटी के बेसिस पे देखते हैं, एक तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि हर किसी के पास सारी स्किल्स नहीं होती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्किल, बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ठीक है, नॉलेज होगी एंड एबिलिटी डेट दे ब्रिंग टू वर्क फोर्स। क्या होता है, इनके स्किल्स है, नॉलेज है, और वर्क फोर्स की तरह ये क्या होता है, इनके पास एबिलिटी होती है, काम कर सकते हैं। तो स्किल कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, स्किल कैसे मिलेगी, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, ठीक है, ये याद रख लेना, एजुकेशन, ट्रेनिंग से और वर्क एक्सपीरियंस से। जब वर्क एक्सपीरियंस होता है तुम्हें, क्या होता है यहाँ पे, स्किल जो है वो भी डेवलप होती हुई चली जाती हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल इन देयर रोल। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्टिव, यहाँ पे इफेक्टिव, जब क्या होंगे, इनके पास स्किल होंगी, ह्यूमंस के पास प्रोडक्टिव होंगे, इफेक्टिव ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन एज अ कैपिटल की तरह। देखो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जब भी क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मिल जाते हैं तो ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। अगर नॉलेज हो, स्किल हो, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल, मतलब कैपिटल भी होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑफन रेफर्स टू ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और बेसिकली स्किल, नॉलेज जब होते हैं तब ह्यूमन कैपिटल बनता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू एंड contribute to the growth and development of organization and society, organization and society। क्या होता है, ह्यूमन जो है उनको ह्यूमन कैपिटल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो वैल्यू होती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस वजह से हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, emphasize the importance of investing in education, training and development to enhance the skill and capability of an individual। ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल्स में, जब हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये आपके लिए एमसीक्यू है। अगर ये एमसीक्यू का आंसर आपको पता है तो सिंपली क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें,
ठीक है, जिससे कि हमको पता चल जाए कि आपको इतना जो है समझ में आ चुका है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो लाइव सेशन होगा, और लाइव सेशन में हम इसके जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो कवर करने वाले हैं, जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन चाहिए कि कब लाइव सेशन आने वाला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहां हम टाइम जो है वो डाल देंगे कि आपको जो लाइव सेशन है वो कब होने वाला है यहाँ पे AMU 9th एंट्रेंस का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, कंजर्व का मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, इन फ्यूचर वो रिसोर्सेज खत्म ना हो, तो वो किस तरीके से किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन्वॉल्व प्रैक्टिस रेस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वाइल इंश्योरिंग देयर रीजनरेशन। हम क्या करें यहाँ पे, जो रिसोर्स कंजर्वेशन है इसमें क्या करें, रेस्पॉन्सिव माइंडफुल कंजर्वेशन करें, प्रोटेक्ट करें रिसोर्सेज को। और प्रोटेक्ट किस तरीके से करें, यहाँ पे यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का, लेकिन माइंडफुल तरीके से करें, ओवर यूटिलाइजेशन ना करें, यूटिलाइजेशन करें लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन ना करें। ठीक है, वाइल इंश्योरिंग देयर रेगुलेशन की यहाँ पे रीजनरेशन कि इतना इंश्योर करें कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट हो सकें। ठीक है, मतलब कि एक एग्जांपल ले लो कि अगर घर में रोटी खाने वाले यहाँ पे 5 लोग हैं और बनाने वाला 1 है, तो वो जितनी तेजी के साथ बनाएगा उससे ज्यादा तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, तो रोटी कभी भी ज्यादा नहीं बन पाएंगी, और ज्यादा के साथ साथ यहाँ पे उतनी भी नहीं होंगी जितनी जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा, उस स्पीड के साथ क्या करें हम यहाँ पे यूज करें रिसोर्सेज को, जिससे वो बन सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एंड अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन यूटिलाइजिंग रिसोर्स एंड प्रिजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज रेफर्स टू एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हम रिसोर्सेज का यूज करें इस तरीके से कि फ्यूचर में भी जो रिसोर्सेज हैं वो बची रहें। अगर हम रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बच्चों को बैठ के कहानियां सुना रहे होंगे कि इस तरीके की रिसोर्सेज जो हैं वो होती थी और आज ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आगे चल के वर्ड तुम कई जगह सुनोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, यहां पे डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे एनवायरमेंट डैमेज ना हो, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऐसे करें कि एनवायरमेंट नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बची रहें। अब फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं अगर उनको बचा के रखना है तो ऐसा ना हो कि हम रिसोर्सेज का यूज करना बंद कर दें। जैसे कि अगर फ्यूचर में पानी की कमी होगी तो हम पानी पीना छोड़ दें, जिससे क्या होगा यहाँ पे कि रिसोर्सेज फ्यूचर में बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूज करें, लेकिन ऐसे वे में यूज करेंगे फ्यूचर में भी बची रहे। ठीक है, वो होता है सस्टेनेबल का मतलब या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होगा और ये सिंपल लैंग्वेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरीज ही दे रखी है। अब उसमें देखते हैं यहाँ पे देयर आर न्यूमरस मेथड फॉर कंजर्विंग। अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब इस मेथड में क्या होगा, सिंपल एक स्टेप याद रख लेना। ठीक है, वो आएगा यहाँ पे आर आर और आर। ठीक है, आर 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 का मतलब ये जो है ये मूवी नहीं है। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं, वो भी अभी बताएंगे। एवरी इंडिविजुअल कैन हेल्प डिक्रीजिंग द कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यहाँ पे रीयूजिंग आइटम्स, कि कोई भी इंसान ठीक है कंट्रीब्यूट कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्या करके यहाँ पे डिक्रीज कर सके, कंजप्शन डिक्रीज कर सके। ठीक है, कंजप्शन क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, मतलब इतना यूज ना करे। ठीक है, रिसाइकलिंग और यहाँ पे रीयूजिंग, मतलब क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकलिंग और रीयूज, कि जितना कम हो सके उतना हम यहां पे इसका कम कर दें यूज, और उसको रिसाइकल कर दिया जाए और रीयूज किया है, जितना पॉसिबल हो सके उतना रीयूज कर लें। ठीक है, इन द एंड दिस मैटर्स बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर
इंटरकनेक्टेड, और ये इसीलिए जरूरी है, हमारी सबकी लाइफ इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई एक इंसान पॉल्यूशन करेगा तो हमारे ऊपर भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे? अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि पॉल्यूशन तो खाली दिल्ली में है, अरावली कटेगी तो पॉल्यूशन दिल्ली में आएगा, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो फर्क है वो यहां पे भी पड़ेगा, हमारी लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। तो हम अगर यही इंतजार में बैठे रहें कि हमारे साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं, दूसरों के साथ हो रही हैं, तो दूसरे भी क्या करेंगे यहां पे, वो जब तुम्हें जरूरत होगी तब वो साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की लाइफ से इंटरकनेक्टेड है। मतलब क्या करना चाहिए, हम खुद भी पॉल्यूशन ना करें, दूसरों को भी ना करने दें, क्योंकि अगर हम दूसरों को पॉल्यूशन करने देंगे और खुद नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इवेंचुअली हमारी लाइफ भी इफेक्ट होगी। ठीक है, इवेंचुअली तो लाइफ इफेक्ट होगी ना। अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो पॉल्यूशन तो हमारे लिए भी होगा ना, वो दूसरे इंसान के लिए भी होगा। तो हर किसी इंसान की लाइफ जो है इंटरकनेक्टेड होती है। तो पॉल्यूशन जो है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनको बचाया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स इनहेबिटेंट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द नेचुरल रिसोर्स दैट नेचर ऑफर, एज अ रिजल्ट इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट। अब नेचर ने क्या किया है, हमें फ्री गिफ्ट दिया है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर से फ्रीली गिफ्ट मिला है। तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या करें यहां पे उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो चीज हमारे पास आज है, ठीक है, वो कल नहीं होगी, तो हमें क्या होगा यहाँ पे बाद में पछतावा होगा। तो उससे अच्छा है हम रिसोर्सेज को क्या करें, आज ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दें कि फ्यूचर में वो रिसोर्सेज जो है वो बची रहें। जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना कर दिया यहाँ पे, जिससे क्या हुआ यहाँ पे कि आज वहां पे सांस लेने में भी दिक्कत है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या किया जाए, कलेक्टिव एफर्ट लिया जाए तो उसको कम किया जा सकता है। तो क्या है यहाँ पे, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम नेचर को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। नेचर बदले में कुछ नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं लगता, बस क्या चाहिए यहाँ पे, नेचर को प्रोटेक्ट होना चाहिए, नेचर को हम प्रोटेक्ट करें, बस इतना ही हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स आर यूज्ड। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करें यहाँ पे, कि जितने ही हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ना करें, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, रिसोर्स डिप्लीट होती है, रिन्यूएबल का यूज करें। ठीक है, द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हैज प्रिजर्व। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे, या फिर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। जब हम क्या करेंगे, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि इन रिसोर्सेज को एक सही मैनर में यूज करें, तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म को जो अर्थ पे रहती हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज प्रिजर्व, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। हार्म टू द नेचर एंड एनवायरमेंट इज मिनिमाइज। जो नेचर को हार्म होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब कम से कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक तो यहां पे पहले तो ये वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म को क्या सपोर्ट करेगा, अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो बहुत सारे एनिमल बचेंगे, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेंगे। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बच जाते हैं। और जब हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, पेड़ ज्यादा लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो नेचर है, जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो कम हार्म होगा। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा, ठीक, क्लाइमेट चेंज इतना नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम इनको क्या करें, यहाँ पे इंश्योर करें, प्रोटेक्ट करें अपने एनवायरमेंट को। अगर हम ये बैठ के यहाँ पे सोचते रहें कि अगर ये जो एनवायरमेंट है कि हम कर ही क्या लेंगे, एक ही तो है, हमारे से करने से ना करने से कोई फर्क क्या पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि एक एक करके ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोच जो है वो बदल सकते हैं। एक साथ किसी भी इंसान की या पूरी पॉपुलेशन की सोच नहीं बदल सकते। हमें फोकस करना चाहिए एनवायरमेंट को कंजर्व करें, कि जहां भी पेड़ कट रहे हैं वहां पे हम इंश्योर करेंगे पेड़ ना कटें। अगर कोई डेवलपमेंट के नाम पे काट रहे हैं कि दूसरी जगह उससे ज्यादा पेड़ जो है वो ग्रो होने चाहिए, तो ये चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ वाइटली, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी। तो यहां पे क्या होता है कि जो भी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ होती है उसको क्या करें, रेस्पेक्ट करें, केयर करें। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, मतलब क्या होगा, जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। कंजर्व कर सकते हैं हम अर्थ को।
अर्थ को जब हम कंजर्व करेंगे, उसकी डायवर्सिटी को, उसकी यहाँ पे वाइटलिटी को कंजर्व कर सकते हैं, अलग अलग लाइफ फॉर्म को कंजर्व करेंगे, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कम से कम हम डिप्लीट करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही रिसोर्सेज को डिप्लीट ना किया जाएगा, लेकिन कम से कम रिसोर्सेज को डिप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पे पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज में क्या होगा, पावर और एनर्जी प्ले वाइटल रोल इन अवर लाइफ। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो एनर्जी के लिए हम सारी रिसोर्सेज को खत्म ना करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर यहां पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन सब में पावर की जरूरत होती है। पावर कहां से आएगा, पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये याद रख लेना, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आते हैं पावर रिसोर्सेज में। कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, जो हम ओल्ड तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब पहले से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल जो न्यूली यूज, इनका जो यूज है वो रिसेंट ईयर में स्टार्ट हुआ है, वो होते हैं यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल। अब इन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक कन्वेंशनल है और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर क्या आता है, पहला कमर्शियल, दूसरा नॉन कमर्शियल, ठीक है। अब इसमें कोल और पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, ये आते हैं कमर्शियल में। नॉन कमर्शियल में फायरवुड और यहाँ पे ड्राई डंग, मतलब कि या फिर काउ डंग अगर हम बात करें। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल की बात करें, जिनका जो यूज है वो रिसेंट ईयर में स्टार्ट हुआ है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम जो वेस्ट है, ठीक है, अर्बन वेस्ट हो गया, जो फार्म वेस्ट है उनसे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बायो एनर्जी बोल देते हैं। अब इनका जो डीपली स्टडी है वो होता है हायर क्लासेस, 10th क्लास में, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे बेसिक चीजें हम देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या करते हैं, ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये कम पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे इनका जो यूज है वो पहले से हो रहा था, इनका जो है न्यूली यूज होता है, ठीक है, मतलब अभी हम रिसेंट ईयर में यूज जो है करना स्टार्ट किया है इन रिसोर्सेज का, ठीक है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कन्वेंशनल सोर्स, अब इसमें हम बात करें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, कॉमनली यूज हो रहे लॉन्ग टाइम से, मतलब बहुत टाइम से, ठीक है, जिसके अंदर फायरवुड, फॉसल फ्यूल आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। दो यहां पे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, फायरवुड हो गया या फिर फॉसल फ्यूल, जिसके अंदर यहां पे क्या जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आ जाते हैं, ठीक है। अब फायरवुड, ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है, और हीटिंग के लिए यूज करते हैं। जो फायरवुड होता है मतलब कि जो लकड़ियां होंगी, ठीक है। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड विलेज कम फ्रॉम फायरवुड, की गांव में 50% से ज्यादा जो एनर्जी है वो किससे होती है, फायरवुड से आती है, मतलब कि लकड़ियों से। रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी डेड रिमेन्स थे प्लांट और एनिमल के, जिससे क्या होता है यहाँ पे, जो अगर हम बात करें यहाँ पे, जो नेचुरल जो फॉसिल फ्यूल है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट और प्रेशर। हीट और प्रेशर उनके ऊपर कंटिन्यूस अप्लाई होता रहता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं सच एज कोल, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गए, आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ये क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के, ठीक है, मतलब कि कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जांपल जरूर याद रखना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कोल, अब कोल क्या है यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट एविडेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो पाया जाता है वो कौन सा है, कोल, ठीक है। इसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज करते हैं, मतलब चूल्हे वगैरह के लिए यूज कर लेंगे, और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं कोल का, ठीक है। स्टीम इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि जो स्टीम इंजन होते थे पहले, जैसे गदर तुमने मूवी देखी होगी, तो उसमें सनी देओल जो कोयला डालता है वहां पे कि ट्रेन को चलाने के लिए, उसमें यूज होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे कोल का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी
फ्रॉम कोल, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। क्या बोलेंगे? थर्मल पावर, जो अभी एग्जांपल बताया था। तो वर्ल्ड लीडिंग जो कोल प्रोड्यूसर है, मतलब जहां कोल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो चाइना में होता है, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, और फ्रांस, यहां ज्यादा होता है। वर्ल्ड के बारे में बात करें, इंडिया में बात करें, जो भी प्रोड्यूसिंग एरिया है वो रानीगंज और झारिया, ठीक है, बंदमबाद और बोकारो और झारखंड, इन जगहों पे क्या होगा? सबसे ज्यादा बोकारो, झारखंड में, इन जगह पे सबसे ज्यादा क्या होता है? जो कोल है वो पाया जाता है। ये सारी जगह ज्यादातर कहां है? झारखंड में। झारखंड और ये जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, उसका अपर साइड, वहां सबसे ज्यादा जो है कोल पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को देखो, इसको हम बोल देते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? मिनरल ऑयल, ठीक है। इसको रॉक ऑयल, ठीक है, और ब्लैक गोल्ड। तो इसके कई नाम होते हैं, ये जनरली जो है वो साइंस में आ जाता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहां पे पता भी होना चाहिए। अब ये जो है पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इट ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेट इन ऑफ सोर्स एंड कोस्टल एरियाज। दिस इज देन सेंड टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द crude oil and produce a variety of product like diesel, petrol, kerosene, wax और प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। अब ये होता कैसे है? देखो, हम जब पेट्रोलियम के बारे में बात करें, पेट्रोलियम का डिटेल लेक्चर जो है, ठीक है, मतलब किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वो आपको साइंस का जो लेक्चर है, मतलब कि कोल एंड पेट्रोलियम, वहां दिख जाएगा। अब यहाँ पे बताते हैं, देखो ऐसा होता है कि जो भी डेड रिमेन्स हो गए, मतलब कि जो भी सी एनिमल्स हैं, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे सी एनिमल्स, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या होता है? नीचे सेटल हो जाते हैं। ये समुद्र का फ्लोर होगा, यहां सेटल हो गए। अब यहां सेटल हो गए तो इसके ऊपर रॉक की, ठीक है, जो सैंड की क्या हो जाती है? लेयर आ जाती है। अब लेयर जमा हो जाती है, क्या हो जाता है? यहाँ पे सैंड की लेयर्स आ जाती है, ठीक है। अब ये लेयर जमा हो गई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे करके यहाँ पे पेट्रोलियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेट्रोलियम में, ठीक है। ये हम बात करें, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेट्रोलियम में कब कन्वर्ट होगा? जब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हीट और प्लस यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, हीट और यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। हीट और प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है? जो डेड रिमेन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम में। और एक और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये क्या हो जाता है? मर जाते हैं। तो ये पूरी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है। अब होता क्या है? इवेंचुअली यहाँ पे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं। यहां देख लो कि जो भी अर्थ है, अर्थ की जो लेयर है, अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक पोरस लेयर होगी, क्या होगी यहाँ पे? इनको हम मान लेते हैं नॉन पोरस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? नॉन पोरस, ठीक है। अब नॉन पोरस है और यहां पे हमारा क्या है? पेट्रोलियम है। कुछ लेयर होती है यहां पे हम मान लेते हैं पोरस लेयर है, ठीक है। पोरस का मतलब जिससे वाटर जो है वो क्या हो जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है। नॉन पोरस से पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है। अब क्या होगा? यहां पे जो भी वाटर, जो भी क्या है यहाँ पे पेट्रोलियम है, तो ये क्या हो जाता है? कभी कभार नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ड्रिल करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जो भी चीजें ऑब्टेन होती हैं उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और एक प्रोसेस होती है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है, मतलब जहां पेट्रोलियम ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो ईरान में पाया जाता है, इराक में पाया जाता है, सऊदी अरेबिया में, एंड यहां पे कतर, इन जगह पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है। और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर होते हैं वो यूएसए, रशिया, वेनेजुला और यहां पे एग्रिया, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं ये मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और इंडिया में बात करें कहां पाया जाता है? जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर वो दिग्बोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, ठीक है। और यहां पे जो डेल्टा है कृष्णा और गोदावरी रिवर का, उस जगह पे पाए जाते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पेट्रोलियम इन जगहों पे ज्यादा पाया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है इज फॉर्म्ड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज व्हेन
क्रूड ऑयल इज ब्रॉड टू बी सरफेस, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है और उसके बिना भी पाया जाएगा, मतलब कंप्लीटली पेट्रोलियम वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो नेचुरल गैस में कंप्लीटली मिलता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज होगा, ठीक है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर, जो रशिया, यहाँ पे यूके, नीदरलैंड, ये मेजर प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस के, मतलब ज्यादा क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिया में कहां होता है, यहाँ पे जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये सम एरियाज, मतलब ये कुछ एरियाज होते हैं जहां पे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑफशोर्स इन, यहाँ पे मुंबई हाई में क्या होगा, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पाया जाता है, जहां पेट्रोलियम है उसी के पास क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल गैस भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे वाटर से, किससे होगा, यहाँ पे वाटर, और वाटर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो रेन वाटर है और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम, रेन वाटर, रिवर वाटर क्या होता है, डैम्स में स्टोर होता है, ठीक है। मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, अब हाइट से फॉल कराते हैं, मतलब यहां मान लो हमारे पास क्या है, डैम है, और डैम से क्या हो रहा है, यहाँ पे तेजी से पानी आ रहा है, यहां हमने क्या लगा दी, टर्बाइंस लगा दी, क्या लगा दी, वही खेल होता है यहाँ पे खाली टर्बाइंस का, टर्बाइंस लगा दी, तो जिससे क्या होगा, ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी, फिर जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू जो है वो घरों तक आती है। द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स, पाइप से जाता है इनसाइड द डैम, डैम में पाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, डैम के बॉटम पे, जो हाई स्पीड से आता है तो रोटेट बहुत तेजी के साथ होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पानी जो है बहुत तेजी के साथ आएगा, तो यहाँ पे जो टर्बाइन्स होते हैं वो रोटेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। द मूविंग ब्लेड देन टर्न जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर डिस्चार्ज होता है आफ्टर जनरेशन, मतलब कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया, उसके बाद जो डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है, वो कितना होता है यहाँ पे, आफ्टर जनरेशन वो यूज कर लेते हैं इरिगेशन के लिए। जो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है 1/4 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें 25%, वो किससे होती है, यहाँ पे हाइड्रो पावर से होती है, मतलब पानी से। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है यहाँ पे हाइड्रो पावर के इन द वर्ल्ड, यहाँ पे पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड उसके अलावा यहाँ पे चाइना। इंडिया में भी यहाँ पे जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सम इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन जो है इंडिया के अंदर, यहाँ पे भाकरनंगल डैम, ठीक है, यहाँ पे गांधी सागर, और यहाँ पे नागार्जुना सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये कुछ यहाँ पे डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके बाद हम लाइव सेशन लेके आने वाले हैं यहाँ पे, और वो भी सेशन रहने वाला है एमसीक्यू का, मतलब मंडे को लाइव सेशन होने वाला है आप सभी का एमसीक्यू का एसएसटी के रिसोर्सेज चैप्टर के, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मंडे को क्या होगा लाइव सेशन होगा उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।